आज से हम देखेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका। और जुडिशरी में आपको हम याद दिला दें कि जुडिशरी में जो भी बेसिक चीज़ें हैं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो जुडिशरी में जो भी बेसिक चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सवाल के चांसेस बहुत कम होते हैं। और वास्तविकता ये है कि जुडिशरी का जो भी क्वेश्चंस होगा मेंस में, उसमें 90% चांस ये होते हैं कि जुडिशरी को बेसिक फीचर से जोड़ के पूछेगा। जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, या जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशरी। तो जो भी आपके सवाल पूछे जाते हैं भले अप्लाइड किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बेसिक बात आपको याद दिला दें कि बेसिक्स में क्या होता है। और प्रीलिम्स वगैरह में भी, जैसे कि जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से एग्जामिनर सवाल पूछेगा, तो दैट इज़ बहुत तो उसका उधर इंटरेस्ट नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा पूरा एग्जाम एप्लीकेशन बेस है, तो प्रीलिम्स में भी, और अभी आप पॉलिटी के मेंस के पेपर 3 साल के उठा के आप देखिए, न तो कभी सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, न कभी सवाल हाई कोर्ट से है। एनजीटी से पूछ रहा है, ट्रिब्यूनल से पूछ रहा है, ये मेंस का ट्रेंड है। तो आपको साफ तौर पर, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि फर्स्ट यू लुक द क्वेश्चन पेपर, देन यू विल रियलाइज दैट कि ट्रेडिशनल पार्ट, दिवस आवाज़ ठीक, मोटी आवाज़ आ रही है। तो जब आप रियलाइज करेंगे कि परंपरागत पार्ट से एग्जामिनर का सरोकार कम होता है, इसलिए हम कहते हैं बार बार पहले सवाल आप देखिए, और दूसरा फिर प्रीलिम्स के भी सवाल आप देखेंगे। तो प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया ग्राम न्यायालय से। अब ग्राम न्यायालय का विचार परंपरागत न्यायपालिका में तो नहीं आता, इसलिए अब अगर ट्रेन टाइप एग्जाम का देखेंगे, दिवस आवाज़ तो ठीक करो यार। तो अगर आप इसका मतलब है, एक बार पीटी के सवाल आप देख लीजिए, फिर मेंस का सवाल देख लीजिए, तो फिर उसमें आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अप्लाइड पार्ट से एग्जामिनर का सरोकार ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम बेसिक शुरू कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है। ये बेसिक बातें एक बार आपको हम बता देंगे कि आखिर बेसिक्स इनके क्या है। तो पहले हम शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि बेसिक्स क्या है। लेकिन आप याद रखिए, सवाल चांसेस कम होते हैं इधर। तो जरा हम शुरू करें कि उच्चतम न्यायालय। तो फर्स्ट जरा सुप्रीम कोर्ट को देख ले, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की। अब हम एक एक पार्ट पहले बेसिक आपको बता दें कि फर्स्ट व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की संरचना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की संरचना। क्वेश्चन पेपर रख दो पहले। उच्चतम न्यायालय की संरचना में संविधान में लिखा गया है, इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्राइज ऑफ 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस। हमारे संविधान में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे।
एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इन सुप्रीम कोर्ट इज कंप्राइज ऑफ 8 जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जजेस। लेकिन और 1950 में परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है, जनसंख्या अलग है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की बात को संविधान में फिर ये लिख दिया गया था। लेकिन इसके अलावा लेटर पार्लियामेंट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाद में लिख दिया गया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा होगा। कि पार्लियामेंट शैल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अब देखेंगे इसके लिए फिर पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, क्योंकि संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं जा सकता कि उच्चतम न्यायालय काम बढ़ेगा, उसके पावर्स बढ़ेंगे। ईच एंड एवरी पावर कांट बी मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। संविधान में सारी बातों का उल्लेख नहीं हो सकता, इसीलिए ये बात लिख दी गई कि नया संसद विधि बनाएगी और पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉ द स्ट्रेंथ एंड नंबर्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का अधिनियम पार्लियामेंट ने 1955 में बनाया और समय समय पर उसी को अमेंड किया गया है। और उसी के अमेंड का परिणाम है कि नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 1+30। अभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31, 1+30। अगर आप आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में देखें तो कई बार प्रीलिम्स में अब आपको बार बार बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कितनी फंडामेंटल चीज पूछी जाती है, जिसके लिए आपको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये सवाल आईएएसपीटी में पूछा गया सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाता है, तो दैट इज बाय द पार्लियामेंट। और आप ये देखिए, इसका नकारात्मक मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आप संविधान में देखेंगे कि लिख दिया गया है दैट इज डन बाय द पार्लियामेंट, जो संसद के द्वारा होगा, इसका मतलब है कि देयर इज नो नीड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 368। जैसे राज्य के नाम, भूभाग, क्षेत्र में हाउ वी कैन चेंज द नेम एंड बाउंड्री ऑफ ए स्टेट थ्रू आर्टिकल 3। पार्लियामेंट ऐसा करेगी, पार्लियामेंट ऐसा करेगी, इसका मतलब संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जहां भी संविधान में शब्द लिखा गया है कि संसद ऐसा करेगी, तो संसद ऐसा करेगी, इसका मतलब इसमें फिर भूमिका नहीं होगी। अच्छा, आपने दिल्ली की पोजीशन को पढ़ लिया था किताब में? स्पष्ट है कि उसमें बताना है अलग से? तो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो पार्लियामेंट समय समय बढ़ाती रहेगी, इसका मतलब है 31 नंबर इज नॉट फाइनल। इसका मतलब ये हो गया 31 जो नंबर है वो अंतिम नहीं है। कल के लिए हो सकता है देश की आवश्यकता बढ़े, केसेस बढ़े, जनसंख्या बढ़े, देन दैट नंबर कैन गॉन अप मोर देन 31। ये पार्लियामेंट के हाथ में समय समय पर चेंज करेगी। अब आप देखिए कि अगर हम मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से हाई कोर्ट में कंपेयर करें, हाई कोर्ट से कंपेयर करें, तो उच्चतम न्यायालय का स्ट्रक्चर तो वैसा है। अब मान लीजिए कि मेंस में तो मतलब ही नहीं होता। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं, गवर्नर को पढ़िए, प्रेसिडेंट से कंपेयर करिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एरर कम से कम होंगे, कंफ्यूजन कम से कम होंगे। सुप्रीम कोर्ट को आपने पढ़ा, जरा हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर अब देखिए। तो पहली बात हाई कोर्ट में यह है कि हाई कोर्ट के जजेस की संख्या संविधान में निर्धारित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की है। यानी देयर इज नो इवन लिमिटेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उच्च न्यायालय में, हमारे यहाँ संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय तो ज्यादातर राज्यों में होते हैं और अगर भी 24 उच्च न्यायालय है, 25वां बनाने की तैयारी है। तो अगर आप याद रखेंगे, इस वजह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान में दी भी नहीं जा सकती।
एक व्यवहारिक समस्या है, क्योंकि उच्च न्यायालय एक नहीं है, कई हैं। और दूसरी बात है, जैसे जैसे राज्य बनेंगे उच्च न्यायालय की संख्या बढ़ सकती है। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट स्टैटिक, देयरफॉर द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति तय करता है, पार्लियामेंट नहीं। और अगर पार्लियामेंट हाई कोर्ट में जजेस की संख्या तय करती, इसका परिणाम ये होता है कि हर 6 महीने बाद कोई न कोई अमेंडमेंट हमें करना ही पड़ता। तो एक तरीके से अनावश्यक काम हम पार्लियामेंट को देते। तो देयरफॉर प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग में कितने मेंबर होंगे, इसका डिटर्मिनेशन पार्लियामेंट नहीं करती, दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति करेगा। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजेस। इलाहाबाद हाई कोर्ट इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन दिस कंट्री विच इज कंप्राइज ऑफ 160 जजेस। और उसके अलावा सिक्किम हाई कोर्ट में 3 जज हैं। तो ये नंबर वेरी कर सकता है। तो दूसरा, अब जरा दूसरी बात देखें कि सुप्रीम कोर्ट की सीट क्या है। व्हाट इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इसमें लिखा गया है द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी इन न्यू दिल्ली, इन अ सिटी वेयर वी रिसाइड। जहां हम रहते हैं वहीं उच्चतम न्यायालय भी रहता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, हाउ लकी यू आर। कई बार जहां हम रहते हैं उसकी कीमत ही नहीं जानते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन इस सीट को, अच्छा एक डिबेट का पॉइंट बनता है जो जीएस में तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, विषय में नहीं। कुछ बेसिक बातें बहुत जो चर्चा में होती हैं, विषय में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछे थे, एकदम से वर्तमान से थोड़ा सा उसका संबंध कम होता है। अब देखेंगे कि दिस सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी शिफ्टेड एल्सवेयर टू। मान यहां नई दिल्ली सीट है तो कल के लिए चेन्नई भी स्थापित हो सकती है। अब मान लीजिए कि हमें सीट चेन्नई स्थापित करना हो, तो अब बताइए सुप्रीम कोर्ट का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आप याद रखिए, हो कैसे सकता है? संविधान में लिखा गया है कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैन डिसाइड अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ सीट एल्सवेयर। अगर भारत के किसी अन्य क्षेत्र में इस सीट को बनाया जा रहा है तो हु विल डिसाइड? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट विथ रॉयल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बट विथ रॉयल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में उच्चतम न्यायालय की सीट को कहीं और भी स्थापित कर सकता है। अब आप देखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मान लीजिए कि जीएस का, अगर आप जीएस के आप स्टूडेंट हैं और जीएस को पढ़ना चाहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट की 2 सीट होनी चाहिए, 1 सीट होनी चाहिए? क्या सीट होनी चाहिए? अब 1 सीट होनी चाहिए, उसके पक्ष में आर्गूमेंट दीजिए। 2 सीट होनी चाहिए तो आर्गूमेंट दीजिए। तो जीएस में आपके 4-5 आर्गूमेंट ऐसे होने चाहिए। और अब देखेंगे कि अगर हम कहें कि वाई सुप्रीम कोर्ट शुड हैव more than 1 seat, the person who is living in the Chennai, and why he or she should be compelled to come to New Delhi, even 2000 kilometers away from Chennai. चेन्नई का व्यक्ति 2000 किलोमीटर दूर आके दिल्ली में जस्टिस ले, ये जस्टिस है, इनजस्टिस है? वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। अच्छा, हम न्यायपालिका पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्रेसी इज इंपॉर्टेंट और डेमोस इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट?
लोगों का मत तो ज्यादा होता है, शासन का मत तो ज्यादा नहीं होता। तो आप याद रखिएगा, हम न्यायपालिका नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। और हम न्यायपालिका नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। और डेमोक्रेसी की परिभाषा को बता दें, व्हाट इज डेमोक्रेसी? पीसफुल सक्सेशन ऑफ पावर एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट पीसफुली इन सोसाइटी। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज डेमोक्रेसी। समाज में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए, किसका लक्षण है? लोकतंत्र का है। आप पूछेंगे क्या समाज में कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म नहीं किया सकते? नहीं, समाज में संघर्ष कभी खत्म नहीं हो सकता। और खत्म क्यों नहीं सकता? कि मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना। समाज में संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो सकता? कि ईच एंड एवरी वन इज हैविंग हिज और हर ओन आइडियाज। तो हर व्यक्ति का अपना नजरिया जीवन का है, तो दूसरे के नजरिए से मेल खाएगा जरूरी नहीं है, तो टकराएगा। और दूसरा है, देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी, यानी स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। समाज में संसाधन कम है। आप जरा सोच के देखिएगा, यूपीएससी की सीट 10 लाख होती तो एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ती। एप्लीकेंट हैं 6 लाख और सीट है 10 लाख। आप सोचेंगे यार क्या व्हाट ए पोजीशन, काश ऐसा हो जाता। तो अगर ऐसा हो जाता तो सारी पढ़ाई बंद। दैट इज अ पॉइंट वेयर कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज इन सोसाइटी। याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब लैंप एक है, पढ़ने वाले 3 हैं। कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? घर में टीवी एक है, देखने वाले 5 हैं और फरमाइश अलग अलग है। कोई मेंबर देखना चाहता है आईपीएल मैच, कोई देखना चाहता है पटियाला बेब्स, कोई देखना चाहता है न्यूज। देन ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट इज बाउंड टू इमर्ज। इसलिए समाज में संघर्ष होता है। तो डेमोक्रेसी डजंट एश्योर दैट कि हम संघर्षों खत्म कर देंगे, बिकॉज एबोलिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल इज अ रोमांटिक आइडिया विच इज प्रोपाउंडेड बाय नन अदर देन गांधी। गांधी दोस्तों, गांधी का सपना कैसा था? एक ऐसे, मतलब एक ऐसी दुनिया हो जहां पे कोई झगड़ा नहीं हो, सब प्रेम हो, मोहब्बत हो दोस्तों। वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर दैट वर्ल्ड। एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले, दैट वाज इमेजिनेशन गांधी। और दोस्तों, ये कल्पना वैसी है जैसे 3 घंटे को रोमांटिक मूवी देख के हम रोमांटिक हो जाते हैं, और जैसे बाहर दुनिया है तब हकीकत पता चलती है। इसलिए संघर्ष को खत्म करने का सोचेंगे, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। आपके घर में संघर्ष होता है कि नहीं? आपके घर में जो संघर्ष होता है उसका समाधान शांतिपूर्ण होता है या हिंसक रूप में होता है? ज्यादातर घरों में संघर्ष का समाधान कैसे होता है? हिंसक रूप में, वायलेंट। इट मीन्स वायलेंस एंड डेमोक्रेसी स्टैंड अपोजिट विथ ईच अदर। हिंसा और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसे डेमोक्रेसी में पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर सोच के देखिए, व्हाई वी शुड हैव मोर सीट इन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आप कैसे आर्गुमेंट दे रहे हैं? आपने कह दिया नो, वी आर लिविंग इन फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम। अच्छा बताइए, विकेंद्रीकरण ज्यादा लोकतांत्रिक है, केंद्रीकरण? तो ये कौन सी बात है? सुप्रीम कोर्ट की सीट एक ही होनी चाहिए, पहला। नाउ वी आर लिविंग इन गुड गवर्नेंस, इन एज ऑफ गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस का मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन करिए एंड गवर्नमेंट मस्ट बी पीपल सेंट्रिक। ये बात ध्यान दीजिए, जनता केंद्रित सरकार होनी चाहिए, प्रक्रिया केंद्रित नहीं। और नहीं तो सरकार का तो मूल उद्देश्य है जनता की भलाई करना, जनता के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय करना। इसी लोग कहते हैं दिस इज बेटर टू बी डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। और भारत में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, और ये भारत है या एक उपमहाद्वीप है? इट्स नेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और अगर ये उपमहाद्वीप है तो उच्चतम न्यायालय की 2 शाखाएं हो जाए तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? और लास्ट आर्गुमेंट ये है, अगर हाई कोर्ट के कई बेंचेज एक स्टेट में हो सकते हैं, देन व्हाई वी आर इग्नोरिंग, व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग अप अ रीजनल। एक सीट हम बना दें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये फेवर में आर्गुमेंट है। तो जब भी अब जीएस में देखिए ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, ऑप्शनल में कभी नहीं पूछा जाएगा।
लेकिन जो भी चीज पूछिए, अगर आप कोई चीज हाँ या ना कह रहे हैं, यू मस्ट हैव सम आर्गुमेंट। अच्छा, दूसरा, अगर हम अगेंस्ट में बोले तो क्या होगा, कि हम विरोध में बोले, तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई चीज दो है और तो उसमें सुप्रीम कौन होगा? सुप्रीम तो एक ही चीज हो सकती है। इसलिए नो वेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां दो दो सुप्रीम कोर्ट है। भाई सुप्रीम तो एक ही होगा, तो दो सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा? पहला है। और अगर हमने दो ब्रांचेस बना दिए तो देयर देयर शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब पता चला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ बैठेगा, तो वहां पर उसका कंट्रोल कैसे होगा? तीसरा मामला आएगा, हाउ विल डिसाइड द ज्यूरिसडिक्शन, भाई क्षेत्राधिकार क्या होगा? इसका मतलब हम फिर संविधान में संशोधन करेंगे कि दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नॉर्थ इंडिया पे होगा और चेन्नई की सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार साउथ इंडिया पे होगा। इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये प्रॉब्लम है। तो और दोनों में रिलेशन कैसे होगा? तो ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सोल्यूशन। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 2 सीट बना जाए, दिस आइडिया इज नॉट वाइज, क्योंकि चेन्नई में हाई कोर्ट तो ही है, हाई कोर्ट है। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कैसे हम और डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं कि वी कैन सेट अप वेरियस कोर्ट ऑफ अपील्स, वो हम कर सकते हैं। इसलिए अब मुद्दा, जो बातें फैक्ट आपको दिख रही है उसमें भी बड़े कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अगला इशू, फिर बेसिक बातें दिला दें। नेक्स्ट, कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अ जज इन सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, आखिर में योग्यता क्या होनी चाहिए? और फर्स्ट, ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, भारत के नागरिक होने के कितने फायदे हैं। अब फायदा हम उठा ना पाए, अभी हमारी बात है। कूपन हमें मिला है, कैश ना कर पाए। ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, आप याद रखिए, उच्चतम न्यायालय में जो भी जज जाएंगे वो 2 जगह से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं बेंच से, और दूसरे हो सकते हैं बार से। बार वो वाला बार नहीं, कौन वाला बार आपने समझा? इट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉट बार एंड पब। इट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है बेंच। बेंच का मतलब है व्हेन यू आर ऑलरेडी अ जज। तो बेंच का मतलब क्या है? वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। बेंच का मतलब है 1 न्यायाधीश की बेंच, 2 न्यायाधीश की बेंच। तो न्यायाधीशों को एक और नाम क्या है? बेंच। दे आर द पार्ट ऑफ बेंच। तो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, दैट इज बेंच। अब आप कहेंगे कि जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए तो कितने साल सर्व होना चाहिए? 1 साल, 2 साल, तो 5 साल। 5 साल तक वो जज के रूप में हो, एक हाई कोर्ट में, एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, डजंट मैटर। लेकिन फॉर 5 years he or she must be a judge of Supreme Court. इसमें उच्चतम न्यायालय में कितनी महिलाएं हैं? 3, 2 या 3? लड़कियों को पता है? अब देखिए, जीएस का स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए, आर्टिकल के पीछे पड़े हुए हैं। महिला सशक्तिकरण का जमाना है,
राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में नहीं जानते, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आप नहीं जानते, मानव अधिकार आयोग के बारे में नहीं जानते, और आर्टिकल 1 से जानते हैं, उसका सब क्लॉज जानते हैं। अब मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ने के नजरिए को थोड़े से अप्लाइड करिए आप। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि लड़कियों को ही नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। इसलिए मामला जेंडर जस्टिस का है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट आप देखिए, पार्लियामेंट में विमेन्स आर मार्जिनलाइज, सुप्रीम कोर्ट में विमेन्स आर मार्जिनलाइज। तो लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है, अब आप इस बात की खोज करिए कि आखिर में कितनी महिला जज हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है। अच्छा, दूसरी बात है, जज ऑफ, लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे जो जज ऑफ हाई कोर्ट होता है वो कहने का तो है कि 5 साल हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, लेकिन ही और सी इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और 5 साल के जज तो बहुत सारे हाई कोर्ट में होंगे, इस वजह से सामान्यतः 5 साल के 10 लोग हैं तो उसमें प्रेफर किया जाएगा। 99% कंडीशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है वही सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इट मीन्स जज बनाए जाने के लिए हम सीनियरिटी को ध्यान में रखते हैं। अगर 5 साल के 10 न्यायाधीश हमारे पास है तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सीनियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बताइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सीनियरिटी और इफिशियंसी? क्या? ओह माय गॉड, इफिशियंसी। अब देखिए, एक एक पॉइंट में आपको जो एक एक तथ्य लग सकता है उसमें विश्लेषण कितने ज्यादा स्कोप बनते हैं। तो पहला तो हमेशा अप्लाइड बात रखिए। अब ये नहीं कि उच्चतम न्यायालय पढ़े तो हमें यही नहीं पता वो महिला जज कितनी है, पार्लियामेंट कर महिलाओं की संख्या कितनी है। प्रैक्टिस आप जरूर याद रखिए। तो पहला आपको याद दिला दें, जब आपने कहा कि आखिर में क्या होना चाहिए, अब इस पे भी आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि जज के अपॉइंटमेंट में क्या होना चाहिए। अगर आप सीनियरिटी को लेंगे, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हो सकता है चीफ जस्टिस से ज्यादा इफिशिएंट व्यक्ति कोई नीचे हो। तो अब बताइए, तो क्या आपका ओपिनियन है कि सीनियरिटी और इफिशिएंसी? क्या? अब अभी आप देखेंगे, दैट इज वेरी डिस्प्यूटेड पार्ट। आप कहेंगे भाई हर जगह कुशलता, आप IAS अधिकारियों में देखेंगे इफिशियंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। IAS अधिकारियों की बात करेंगे, इफिशियंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। लेकिन आप याद रखिए, IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और जज में एक बेसिक फर्क है। सच बात है, अगर आप ये कहेंगे इफिशियंसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो आप जरा सोच के देखिए, कपिल सिब्बल में बी इफिशिएंट फॉर बीजेपी गवर्नमेंट? बीजेपी गवर्नमेंट, अच्छा कपिल सिब्बल इफिशिएंट लॉयर है कि नहीं है? अब कहेंगे जज से हम लॉयर की बात पे कहां पे चले गए, क्योंकि आप याद रखिए लॉयर भी जज बन सकता है बशर्ते उसने 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में, कहां पे किया हो? हाई कोर्ट में। हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ी, हाई कोर्ट इत्मीनान से, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आप याद रखिए, न्यायाधीशों क्वालिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस के लिए हाई कोर्ट ही माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम मामले आते हैं। हाई कोर्ट हर राज्य में है, हर राज्य का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में है। तो अगर कोई गुवाहाटी में व्यक्ति है तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, लेकिन यहाँ भी है 10 साल, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, लगातार 10 साल किया हो, एक उच्च न्यायालय में, या 2 या 2 से अधिक में। क्यों? क्योंकि अब देखें, जो शिमला हाई कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस करेगा, वो अगर अपनी वकालत अच्छी चाहता है, देन ही या सी हैज टू माइग्रेट टू दिल्ली और इधर मुंबई या दिल्ली। सबसे ज्यादा झगड़े किस हाई कोर्ट में है? मुंबई में, दिल्ली में, और पैसे भी यही हैं। भाई सारे बिजनेसमैन है तो झगड़ा खूब होगा। ये आधुनिक समाज की विशेषता है दोस्तों, आधुनिक सिविलाइज सोसाइटी की विशेषता है। जहां झगड़ा ज्यादा हो वो समाज ज्यादा सिविलाइज है, जहां झगड़ा कम हो, झगड़ा ज्यादा हो। और आज सब देखें ऐसे ऐसे झगड़े हो रहे हैं किसकी कल्पना नहीं करते दोस्तों। पति पत्नी की भी झगड़ा, ओ माय गॉड, हमने तो कल्पना की थी कि राम और सीता जैसे संबंध होंगे। क्या जमाना हो गया दोस्तों।
कितना बदलाव आ गया, बदलाव नहीं आ गया? बदलाव आया कि नहीं बदलाव आया दोस्तों? एक जमाना था दोस्तों जब हम लोग, तभी हमने 1970 में एक मूवी आई थी, 1970 की बात है, और उसमें सॉन्ग था मैं तुलसी तेरे आंगन की। क्या गाना सुन के मतलब कि इतना रोमांटिक गाना होता था, डिवोशनल इट इज। और आज का मैं करूंगा गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। दिस इज सोसाइटी। Isn't a very drastic change in society? और पता नहीं कई लोग पेरेंट्स, भाई बहन सब साथ मिलके ही गाना गाते हैं, पता नहीं मेंटली बैंकरप्ट है। किससे गंदी बात कर रहे हो यार तुम? फैमिली मेंबर से, महिलाओं से, पता संबंध नहीं दोस्तों बदल गए। क्या हो रहा है बताइए? अब दोस्तों अब ऐसा समाता है कि झगड़ा, अब झगड़ा नहीं होगा, और आप सोचते हैं डेथ पेनल्टी को बढ़ाकर हम अपराध रोक देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ये सब रोकिए। इसलिए अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होना चाहिए? 10 वर्षों की वकालत करने वाला। तो मोस्ट ऑफ द जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट से कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? इधर दिल्ली और मुंबई। तो 10 वर्षों का हाई कोर्ट का जज होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। और तीसरा, डिस्टिंग्विश यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। डिस्टिंग्विश यूरिस्ट in the opinion of the president. प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ होना चाहिए राष्ट्रपति की राय में। अब फिर वही मामला आ गया कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इफिशिएंसी और सीनियरिटी। तो आपको हम याद दिला दें कि न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, और न्यायालय का काम अलग है, प्रशासनिक संस्था का महत्व अलग होता है, जुडिशरी का महत्व अलग है। और आप याद रखिए, जुडिशरी वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट। उच्चतम न्यायालय हमेशा सरकार के खिलाफ काम करता है, और जब सरकार के खिलाफ काम करेगा तो आप याद रखिए, सरकार ऐसे लोगों को कभी कुशल नहीं मानेगी जो सरकार की आलोचना करते हो। और इसका पहला एग्जाम्पल आपको बता दें, जरा ध्यान से आप देखिए। और ये बात लिखी गई है कि हमारे यहाँ जज के रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की कोई एज नहीं है, लेकिन सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में कोई जज जाता है 55 साल तक। और दोस्तों ये भी कहानी आपको बता दें, एक से इस लाइफ का ये भी स्टेज होता है। अभी बीजेपी सरकार ने हरीश साल्वे से पूछा, भाई जज बनोगे? हरीश साल्वे ने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। कमाल है दोस्तों, हमें कोई पूछे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा दोस्त। हमें तो कोई पटवारी बना दे दोस्तों तो भी बनने को तैयार है। अरे भाई हमें सरकारी प्राइमरी का टीचर कोई बना दे, पटवारी, हमको तो बन रहे। एक लोग तो कह रहा है जज बनो, नहीं बन रहा है। कमाल की बात है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है दैट इज ऑलमोस्ट इन एज ऑफ 55 ईयर्स। फलियस नरीमन, ही वॉज ए वेरी फेमस जज। और भारत में कुछ ऐसे जज हुए जो कि 35-40 की उम्र में इतने पॉपुलर हो गए। और मैं आपको ऑल्टरनेटिव करियर बता रहा हूँ। आपको याद है, इन डेज टू कम लॉ इज ए वेरी प्रोमिनेंट डिग्री। जजेस की बहुत वैकेंसी आने वाली है, झगड़ा बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ रही है, शहर ज्यादा आएंगे, मच होगी, लोगों का सॉफ्टवेयर खराब हो रहा है, गंदी बात करेंगे, झगड़ा होगा। इसे जो लोग 20 और 21 की उम्र में है, दे कैन थिंक फॉर अ लॉ। ये मेरा सजेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चूज करें चूज ना करें। इन डेज टू कम ये बड़ा प्रोमिनेंट करियर होगा। और आपको बता दें क्यों दोस्तों, इसलिए मैं बने की बताया, पॉलिटी पढ़ के होराइजन बड़ा हो जाता है, बाकी विषय पढ़ के नहीं है। मैं बार बार बताता हूं, मैं क्यों कहता हूं, कोई आखिर में जज लॉयर क्यों नहीं बनना चाहता, कोई लॉयर जज क्यों नहीं बनना चाहता?
क्योंकि जो लॉयर के जो प्रोमिनेंट लॉयर इंडिया में उनकी मंथली इनकम इट इज ऑलमोस्ट 5 करोड़ टू 40 करोड़, 5 से 40 करोड़ के बीच में उनकी मंथली इनकम है। अब बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पेमेंट कितनी है? चीफ जस्टिस का 2,80,000 और जज का अब 3 लाख रुपट्टी लेंगे या 5 करोड़ लेंगे? कौन बनेगा जज बताइए? अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए कोई फेमस लॉयर कभी जज नहीं बनना चाहता। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि फलीस नरीमन से अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि बताओ आप जज बनना चाहते नहीं बनना चाहते थे? तो कहना मैं जज बनना तो चाहता था, लेकिन जब मैं बनना चाहता सरकार नहीं बनाया। क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम हो गया है कि बूढ़े लोग ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, तो सरकार ने कहा ना भाई 35 ईयर्स की एज में तो आज तक कोई हमारे यहाँ जज बना नहीं, और 35 ईयर्स की एज में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए तो आप समझते हैं वो चीफ जस्टिस 10 साल तक रहेगा, और 10 साल तक रहेगा पता नहीं क्या कर देगा, तो अपने आप में कमाल हो जाएगा हमारे यहाँ। तो फलीस नरीमन जब लगभग 55 साल के हो गए, सरकार ने कहा अब महोदय जज बनोगे? उनका अब मेरा मन नहीं कर रहा है। उनका जब मेरा मन कर रहा था सरकार ने पूछा। दोस्तों इस बात में मुझे शेर याद आ रहा है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करता था मैं, अब नहीं सुनाएंगे आपको, मैं शेर ही भूल गया। बात सीधी सी है। इसका मतलब दोस्तों, इसका बस मैं बता रहा हूं, इसका मतलब मैं बार बार कहता हूं, देखिए पॉलिटी पढ़ के जीवन में नहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं, एक स्कोप है जीवन में। और कई बार हमें कुछ असफलता मिल जाती है तो दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म थोड़ी है। 55 साल में लोग अच्छे पद तो 50 साल के बाद मिलते हैं, और 30 साल में निराश हो जाते हैं। 30 साल में कोई यूपीएससी का पीटी नहीं हुआ, देन वी बिकम डिसअपॉइंटेड। इंटरव्यू नहीं हुआ, डिसअपॉइंटेड। अरे डिसअपॉइंटमेंट की आवश्यकता क्या है दुनिया में जितने, और कोई अगर ये पूछे क्या कर रहे हो, कि राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, निराश होने की आवश्यकता क्या है यार? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कौन सी बात है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, अब जरा फिर वही मुद्दा हम बता रहे, तो आपको याद दिला दें। देखिए और दूसरी बात है कि भारतीय संविधान में चीफ जस्टिस की कोई सेपरेट क्वालिफिकेशन नहीं है, चीफ जस्टिस की कोई सेपरेट क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन व्हाट इज अ ट्रेडिशन, व्हाट इज अ ट्रेडिशन कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, ही और शी वाज अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आपको याद दिला दें क्यों सीनियरिटी का प्रिंसिपल ज़्यादा फेवरेबल है इफिशिएंसी के बजाय। यदि सीनियरिटी इफिशिएंसी दैट मस्ट बी मिक्स्ड, लेकिन वो प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है सीनियरिटी? क्योंकि इन 1973 पहली बार भारतीय संविधान के लागू होने के 23 वर्षों के भीतर इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड किया था, और एक जूनियर जज एएन रॉय को भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था। दैट वाज फर्स्ट टाइम हैपेन इन इंडिया आफ्टर 23 इयर्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको याद दिला दें, एएन रॉय को जब इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश बनाया तो इंदिरा गांधी से यही सवाल पूछा गया कि मैडम एएन रॉय ही क्यों? तो मैडम ने कहा कि एएन रॉय इज वेरी इफिशिएंट जज, ये बहुत कुशल है। और आपको बता दें एएन रॉय कुशलता क्या थी? एएन रॉय कुशलता ये थी कि 73 के पहले आने वाले 5 जजमेंट में वो हमेशा सरकार के साथ थे, और 3 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन का था, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस शेलार। जिन तीनों को सुपरसीड किया गया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ये थी कि वो ज्यादातर निर्णयों में सरकार के खिलाफ थे। यानी जज कैसा होना चाहिए, सरकार के खिलाफ या सरकार के अधीन? आप याद रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि आपको याद दिला दें, सरकार को नियंत्रण करने की संस्था सच है कि जनता है? सरकार को नियंत्रण करने की संस्था जनता है, लेकिन आप याद रखिए द पीपल आर नॉट इफिशिएंट, दे आर नॉट इफिशिएंट। भाई आम जनता को इतनी जानकारी थोड़े है,
और आम जनता 5 साल बाद कोई बात करेगी। सरकार तो रोज कोई कानून बना रही है, कोई नीतियां बना रही है, कोई निर्णय कर रही है, और संविधान में कल के लिए किसी जनता को मेजॉरिटी पार्लियामेंट मिल जाए तो वेदर वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। कल के लिए बहुमत अगर ये कह दे किसी एक व्यक्ति हम तानाशाह बना दें तो ये जनमत का सम्मान हम नहीं कर सकते। इस वजह से आप याद रखिए, गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल एजेंसी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन उस गवर्नमेंट पे निगरानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसलिए आप देखेंगे कि सीनियरिटी के मामला ज़्यादा यूजफुल है बजाय कि इफिशिएंसी की। यदि इफिशिएंसी कोई ऑब्जेक्टिव आधार बनाया जाए तो उसका हम सपोर्ट कर देंगे, और कई बार हम इफिशिएंसी को लाते हैं लेकिन बनाने में उसको बहुत कठिनाइयाँ हैं, भरने बहुत कठिनाइयाँ हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दें। हमने फिर कहा कि मान लीजिए कि लॉयर्स आर डिवाइडेड इन पार्टी लाइन, विचारधारा के आधार बटे हुए हैं, तो बीजेपी सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी जज बनाएगी सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर रहा हो। यानी बीजेपी के लिए हु विल बी द मोस्ट एफिशिएंट, सबसे कुशल कौन होगा? जो पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस के लिए सबसे कुशल कौन होगा? जो पार्टी के साथ होगा। Therefore, seniority is not applicable in judiciary as such as it is applicable in the other organs of the government. सेना का मामला अलग है, प्रशासन का मामला अलग है, क्योंकि वो सरकार के अधीन काम करते हैं। यहाँ डिमोरलाइज किया जा सकता है जुडिशरी को। और एक बहुत ध्यान से देखने की बात है दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए हमारा संविधान बड़ा क्यों है। इसके बहुत सारे कारण मैंने बताए। इतनी छोटी छोटी बात संविधान में लिखी जानी चाहिए, न्यायाधीशों की योग्यता, संख्या, अरे ये सब बातें संविधान में लिखने की थोड़ी हैं। इसलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम वेरी एग्जॉस्टिव। यहां तक कि अपॉइंटमेंट के तरीके, ट्रांसफर के तरीके, सब कुछ लिखे गए। और व्हाई इट वाज रिटन? क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि जिन नागरिकों को हम संविधान ये दे रहे हैं, दे आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। एक बात हमने नहीं लिखा था कि हु विल बिकम द चीफ जस्टिस, उसका मिसयूज किया गया कि नहीं किया गया? इंदिरा गांधी ने उसका मिसयूज 2 बार किया, एक बार नहीं किया, 2 बार किया। एक बार फिर इनको खिलाफ एक निर्णय आया था तो उन्होंने जस्टिस HR खन्ना को सुपरसीड किया था, जस्टिस हमीदुल्ला बेग को भारत का चीफ जस्टिस बनाया था। इसलिए अपने आप में ये बड़े विश्लेषण के पॉइंट है, बड़ी विश्लेषण के पॉइंट है कि संविधान निर्माता ने सारी बात लिख दी, बस एक पॉइंट पे वो चुप हो गए, मिसयूज हो गया। इसलिए तो हमारे संविधान निर्माता दे आर वेरी फार साइटेड, विजनरी, जिन्होंने एक एक पार्ट को लिखने का प्रयास किया। अब जरा दूसरा देखें। अब क्वालिफिकेशन के बाद अब इसे फिर हाई कोर्ट से कंपेयर कर ले, हर जगह हाई कोर्ट से कंपेयर करेंगे। अब जरा देखिए इस क्वालिफिकेशन को हाई कोर्ट से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप याद रखिए, अदर मेंस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये सब पढ़ने का। हाँ, जो विश्लेषण वाला पार्ट है वो मेंस का पार्ट बनता है, विश्लेषण का पार्ट। लेकिन एक और भी ध्यान में रखेंगे, क्यों हम हमेशा सीनियरिटी को नहीं बना पाते, उसका एक बेसिक कारण है, क्योंकि फिर वही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आ गया। अच्छा, पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, पार्लियामेंट में हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के लोग का पार्टिसिपेशन होता है। इसी वजह से जुडिशरी भी ऐसी होनी चाहिए। इसलिए भाई कुछ दिनों पहले कर्नाटक के जस्टिस अब्दुल नजीर को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। ही वॉज 3rd इन सीनियरिटी, वो सीनियरिटी के मामले में 3रे थे। वैसे भी आपको बताएं, जब सीनियरिटी बार बार हमें कहते हैं तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सीनियरिटी का मामला अलग अलग चलता है। जैसे कि एक हाई कोर्ट की सीनियरिटी अलग है, दूसरे हाई कोर्ट की सीनियरिटी अलग है। और मान लीजिए कोई 2010 में हाई कोर्ट में जज बना और कोई 2011 में हाई कोर्ट में जज बना, तो टेक्निकली वो व्यक्ति सीनियर होना चाहिए जो 2010 में हाई कोर्ट में जज बना। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले कौन जाना चाहिए, 2010 वाला या 2011 वाला? 2010 वाला। ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट में आने से आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाने की सीनियरिटी तय नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी अलग होती है, वो उस डेट से मानी जाएगी जिस डेट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट आपका है। अब ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, इसलिए जस्टिस शैलमश्वर ने गड़बड़ किया है, ऐसा ये इस वजह से ऐसा किया गया है
हमारे हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये बात ध्यान में रखा जाता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी जज हो, केरला हाई कोर्ट से भी हो, उत्तराखंड से भी हो, इलाहाबाद से भी हो, ये बात अब ध्यान में रखा जाता है। और महिलाएं भी हो, पुरुष भी हो, अल्पसंख्यक भी हो, इन इतनी बातों को हर हर जाति का रिप्रेजेंटेशन हो, इन बातों को इनफॉर्मली ध्यान में रखा जाता है, जो संविधान में नहीं दिया गया है। क्योंकि इसमें तार्किक मामला है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की संरचना भी तो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं न्याय हो रहा है। न्याय किसके द्वारा हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका महत्व आपको पता चलेगा। अयोध्या मामले को 5 जो जज सुन रहे थे, 3 तलाक वाले मामले को, जो 5 जज सुन रहे थे वो 5 कम्युनिटी के थे। इसका मतलब है हर समुदाय को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई आपके हिसाब से 3 तलाक मामले की सुनवाई कैसे हुई थी, न्याय क्या होना चाहिए। इस वजह से कई बार सीनियरिटी को हमें अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है सीनियरिटी प्रिंसिपल को देखेंगे रीजनल रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए। सीनियरिटी प्रिंसिपल को देखें तो हो सकता है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हम न कर पाए, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन न कर पाए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला पार्ट फिर मेंस का विश्लेषण का विषय होगा। यदि चीफ जस्टिस के अलग से काम क्या होते हैं, जब हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ का मतलब होता है उसका कोई न्यायिक महत्व अलग नहीं होता। जैसे मतलब हुई चीफ, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब लोग आप पढ़ के आए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे कि आप होते हैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ऐसा थोड़े कि विषय का बहुत बड़ा विद्वान है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब वो भी एक टीचर है, लेकिन उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम दे दिए गए हैं। तो चीफ जस्टिस, जैसे आपने देखा होगा चीफ जस्टिस का मतलब क्या है, अब न्यायाधीशों को अपनी एसेट का इंफॉर्मेशन देना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कि चीफ क्यों है, कल के लिए हमें दूसरी बेंच बनाना है तो कौन डिसाइड करेगा, चीफ। और पूरे सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार से लेकर सारे अधिकारियों को अपॉइंटमेंट करना है तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस। कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें आए जाए कौन करेगा, चीफ जस्टिस। तो और बेंच के निर्माण का काम कौन करेगा, चीफ जस्टिस। बेंच का मतलब सुप्रीम कोर्ट में 2-2 न्यायाधीशों के लगभग 15 बेंच होती है। 5 जो संवैधानिक बेंच 5 न्यायाधीशों से लेकर 13 तक बनी है अभी तक, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शुड नॉट बी लेस देन 5, बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ संवैधानिक बेंच का कुछ भी नहीं है। हाँ, आज तक जो हाईएस्ट है वो केशवानंद भारती केस में 13 जजेस बेंच है। तो आप कहेंगे 13 और 5 में क्या फर्क होता है, ज्यादा लोग होंगे तो ओपिनियन की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, मामला ज्यादा अच्छे तरीके से विचार होगा, इसलिए महत्वपूर्ण मामले पे बेंच का निर्माण होता है। अब सवाल है, बेंच के निर्माण में चीफ जस्टिस की राय प्राथमिक होती है, इसे वो चीफ है। बेंच, अब मान लीजिए कि कोई मामला है तो एक बेंच में, जैसे आपने देखेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि वेदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ आरटीआई और नॉट, कि सूचना के अधिकार के दायरे में चीफ जस्टिस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मामला चल रहा है। अब जैसे ये न्यूज आप देखिए जीएस पढ़ने का तरीका क्या है, तो आरटीआई के बारे में एक बार चैप्टर लेके बारीकी से देखिए आरटीआई के प्रोविजंस क्या है, कि आरटीआई का मतलब क्या है, उससे किसको छूट है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, किससे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, तब आपको प्रीलिम्स में अपने आप हेल्प मिल जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ के बंद कर दिया तो उस ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा नहीं है। जब तक आप उसका बैकअप नहीं देंगे तब तक फिर मामला बन नहीं पाता। तो अगला जरा हाई कोर्ट से कंपेयर कर ले। हाई कोर्ट में क्या है, जजेस की क्वालिफिकेशन कि पहला उच्च न्यायालय में अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो यहां भी है सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा यहां भी बेंच से होना चाहिए और यहां भी बार है, हाई कोर्ट में भी बार है। अच्छा बताइए, जज बार से अच्छा होना चाहिए बेंच से? बार का जज ज्यादा इफिशिएंट होता है, तो आप याद रखिए बार का भी रिप्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अभी 90% जज बेंच से ही आते हैं,
तो बेंच का मतलब है कि उसका 10 साल का अनुभव होना चाहिए इफ ही और सी इज होल्डिंग एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल तक भारत में कोई न्यायिक पद धारण किया है तो वो हाई कोर्ट में प्रमोटेड होगा। 10 साल तक कोई न्यायिक पद धारण किया है, इसका मतलब क्या है? वो डिस्ट्रिक्ट जज हो। भाई 10 साल तक न्यायिक पद धारण किया हो, इसका मतलब क्या है? वो जनपद न्यायाधीश होगा। तो जनपद न्यायाधीश होगा, उसका प्रमोशन करके उसको कहां लाया जा सकता है? हाई कोर्ट में। दूसरा, वह हाई कोर्ट में 10 साल तक एक हाई कोर्ट में या 2 हाई कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस किया हो। यह दोनों 10 साल है। आपको जो ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसने हाई कोर्ट में वकील के रूप में 10 साल तक प्रैक्टिस किया हो। क्या? कौन सा न्यायिक पद है? नहीं, वकील न्यायिक पद नहीं है। कौन कहता है न्यायिक पद है? नहीं, जुडिशियल ऑफिसर्स का मतलब है वो जज के रूप में काम कर रहा हो। विधिवेत्ता मतलब वकील। अच्छा, जो यहां पे है कि प्रसिद्ध विधिवेत्ता, भाई देखिए, जज भी विधिवेत्ता है, वकील भी विधिवेत्ता है। भाई यूरिस्ट कौन है? जो विधि को जानता हो। तो उसमें जज भी है, वकील भी है। तो लोग कहते हैं जो अंतिम क्वालिफिकेशन है वो ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के लिए ज्यादा है। जब यदि आज तक हमारे भारत में कभी भी प्रोफेसर को जज के रूप में अपॉइंट नहीं किया गया। अदरवाइज तो विधि विशेषज्ञ की बात में सभी आ जाते हैं, जज भी होगा, वकील भी होगा, यूरिस्ट तो एक सारे व्यक्ति हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या फर्क हो जाएगा। ये 10 साल है, ये 10 साल है, दोनों है जो कॉमन बात है। लेकिन वकील हमेशा हाई कोर्ट का ही होना चाहिए। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला 10 साल बन जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे नहीं है। हाई कोर्ट के लिए फेमस या डिस्टिंग्विश यूरिस्ट का प्रोविजन नहीं किया गया है। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स तक काम करता है, हाई कोर्ट का जज 62 ईयर्स। 62 ईयर्स। अगला जरा देखें कि व्हाट इज प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो हाई कोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट को जब भी इसका हमने क्लू बता दी, जब भी कोई आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं उसको लगातार कंपेयर करिए, देखिए कि क्या है तो क्या नहीं है। तो हमेशा एरर और कंफ्यूजन कम से कम होगा। इसको हटा दें। अब अगला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, अगर इसमें एक विशेषण आप लिखना चाहते हो तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसको बाद में भी हम देखेंगे, यहां भी देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों, अब इसी इंफॉर्मेशन जरा विश्लेषण आपको बता दें क्यों ये जज अपॉइंटमेंट का तरीका अपनाया गया। तो एक स्कॉलर का नाम लिख लीजिए पहला, जिसको हमने कई बार बताया है, ग्रेनेविल ऑस्टिन। ग्रेनेविल ऑस्टिन, GRANVILLEAUSTIN, ग्रेनेविल ऑस्टिन ने कहा है ग्रेनेविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान निर्माता
अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है, जो तो मैं जवाब जरा दे दूँ, मेरा निगाह पड़ी गई प्रश्न पे। तो आप लोग पहले तो प्रश्न देते नहीं, टॉपिक खत्म हो जाता प्रश्न देते हैं, या अब पूछ ही ले मैं आपसे कि मान लीजिए संघवाद किसी ने सवाल पूछा है कि किसी ने पूछा है, जरा प्रश्न आप सुनिए, उसका उत्तर मुझे दीजिए कि फिलोसफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज रिक्वायर्ड टू बी रीअसेस्ड कमेंट। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की दार्शनिकता और प्रशासन का पुनः निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है, ये पूछा गया सवाल है। दार्शनिकता और प्रशासन के पुनः निर्धारण की आवश्यकता है, ये क्या मतलब होता है? अच्छा, केंद्र संबंधों की दार्शनिकता क्या है? दार्शनिकता क्या है? अब देखिए, शक्तियों के विभाजन का आधार क्या है? एक बार आप याद रखिए, जब हम देखिए कैसे एग्जामिनर सब बदल दिया। अच्छा, प्रशासन पे तो कोई समस्या नहीं है, प्रशासन भाई सीधी सी बात है। दार्शनिकता का मतलब है कि व्हाट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डिवीजन ऑफ पावर। दार्शनिकता का मतलब कि भारतीय समाज संघात्मक है, बहुलवादी है, विविधतावादी है, इसलिए हमने संघ अपनाया है। ये फिलोसफी का मतलब व्हाट इज इसेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। फिलोसफर डील्स विद द इसेंस। तो आखिर में हमने ऐसा किया क्यों, ये फिलोसफी है। और प्रशासन का मतलब है कैसे संघ की शक्तियां शक्तिशाली हैं, वो प्रशासन है। लेकिन हमने संघ को क्यों शक्तिशाली बनाया, ये फिलोसफी है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, या एक तरीके से विकास के लिए, कमजोर राज्यों को उठाने के लिए, ये फिलोसफी है। और प्रशासन क्या है, हमने किन किन प्रावधानों से संघ को शक्तिशाली बनाया। क्या उसको रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है? नो। हाँ, यद्यपि उसमें कुछ सरकारी कमीशन, पंछी कमीशन की बात दे सकते हैं कि रिस्ट्रक्चर का मतलब है कि संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस में बदलाव की आवश्यकता है, वित्त ज्यादा देने की आवश्यकता है, संविधान में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन अब वही है। अब मैं बार बार कहता हूँ, शब्दों को कैसे एग्जामिनर बदलता है, तो आप अच्छे से याद करिए किसी चीज को कि शब्दों के हेर फेर समझ पाए आप। जीएस में वही होता है। जीएस के प्रश्न आप देखिए, इतने बड़े बड़े सवाल जीएस में, 5-5 लाइन के सवाल हैं जीएस में। प्रश्न है 60 शब्द का, उत्तर है 150 शब्द में। तो समझेंगे तभी तो बात को लिखेंगे। एक सवाल उन्होंने, ये स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? तो दो ही की टर्म है, दार्शनिकता और प्रशासनिकता। दार्शनिकता का मतलब है कि जो शक्ति संघ राज्य के संबंध हमने क्यों ऐसे बनाए, संघी शासन क्यों बनाया और संघ को शक्तिशाली क्यों बनाया, ये दार्शनिकता है। और कैसे विभाजन किया, ये संघ शक्तिशाली कहां कहां है, ये प्रशासनिकता है। दूसरा एक सवाल किसी ने पूछा है कि अब दूसरा सवाल अब बताइए, अब संघवाद आपने पढ़ा है, इन प्रश्न में जाके फिर विचार करिए, फिर लिखिए। क्योंकि प्रश्न अच्छा था इसलिए मैं जवाब दे दिया आपको कि प्रश्न पूछा गया है, बट टॉपिक हमने बीच में रोका, अदरवाइज हम बीच में टॉपिक नहीं रोकते। एक फिर सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनिए, यह भी सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। संघी शक्ति साझेदारी की संभावना के स्पष्टीकरण में साझा शासन उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि स्वशासन। शेयर्ड रूल टू बी एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ रूल in explaining the possibility of federal power sharing। क्या मतलब है इसका? यानी इसमें लिखा है कि संघवाद की धारणा में जितना महत्वपूर्ण संघ शक्तियों का विभाजन है, उतना ही महत्वपूर्ण स्वशासन है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, स्वशासन और शक्ति के विभाजन में कोई फर्क नहीं होता? क्या होता है?
स्वशासन का मतलब पंचायती राज, पावर शेयरिंग का मतलब संघात्मक शासन। अरे स्वशासन मतलब पंचायती राज, पंचायती राज में आपको बता देंगे। पावर शेयरिंग करेंगे, स्वशासन भी देंगे। स्वशासन पंचायती राज में आपको बता देंगे। लेकिन फिर मतलब शब्दों की समझ, और जब बुक को पढ़ी मैंने बार की इत्मीनान से, नोट्स को पढ़ी इत्मीनान से, बार बार जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतनी बार आपका विजन स्पष्ट होगा। इसमें बार जब मैं शब्दों का प्रयोग करता हूँ वो ध्यान सुनने की आवश्यकता होती है। और कई लोग तो बीच में हर तीसरे मिनट एक सवाल ही पूछ के भेजते हैं, ये टेंडेंसी आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब कोई मुझे सलाह लिख के क्या भेज रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 बेंच ग्वालियर इंदौर में है। अरे तो है तो अपने पास रखो ना, हमें क्यों बता रहे हो? अब हमें बता, हर 2 मिनट में यहाँ एक पर्ची आ जाती है, तो आप शब्दों पर ध्यान कहां देंगे? आपका सवाल तो पूछने पे है। इससे आप कभी भी क्लास में सीख नहीं पाएंगे। कितने लोग तो हमेशा बस दिमाग से क्या पूछें क्या पूछें क्या पूछें, पहले क्या पूछें, उसके बाद जवाब नहीं दिया, पूरा क्लास इसी में चला गया। उसके बाद सर एग्जाम पास नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, एग्जाम पास नहीं हुआ तो गलती तो आपने की। और आप इतने बड़े हो गए, बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये गलतियां बहुत होती हैं। क्लास में एक शब्दों को ध्यान से देखिए। कई बार हम अंदाज मजाकिया बना देते हैं, लेकिन उसमें भी गंभीर चीज होती है। उस मजाकिया इसलिए कि आपके ऊपर बोझ न बनने पाए, आप बहुत गंभीर ना होने पाए। इन्हीं सब गंभीरता की बात है कि हर 2 मिनट में पर्ची लिखने का छोड़िए, मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए। मैं देखने लायक हूं नहीं तो भी देखना पड़ेगा आपको। अब 2 घंटे आपको व्यवस्था है, आपको मेरी तरफ देखना, बाकी जहां मर्जी वहां देखिए, बाकी मैंने थोड़ा मना किया है। गलतियां होती है जीएस में, तो ऐसा हर 2 मिनट पे लड़का सवाल पूछ रहा है, क्यों? उसका फैक्ट का जुगाड़ है। फैक्ट उसके पेपर से कोई मतलब नहीं होता, पेपर में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्या नहीं मतलब है। उसके पास कुछ पेट फैक्ट है। जैसे हम लोग पहले, वो एग्जाम्पल है, जब हम लोग पहले इंग्लिश पढ़ते थे, बड़ा गया 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 अनुवाद बताओ। ये सब लाल बुजक्कड़ वाले सवाल हैं जो एग्जाम पास करने में कोई मदद नहीं करते, केवल आपकी बेवकूफी को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऐसे सवाल पूछना बहाना बेकार की बात है। ध्यान से सुनिए। तो मैं क्यों कर रहा हूं शब्द, आप कहेंगे क्योंकि अगर आप पढ़ने के बाद भी शब्द नहीं समझ, इसका मतलब आपने ध्यान से जो को नहीं सुना, आत्मसात नहीं किया। पढ़ने में मजा आना चाहिए, तब तो शब्द समझ पाएंगे। लिखने की बात है। अब अपॉइंटमेंट क्या है, नियुक्ति क्या है? क्या? हाँ, ग्रेनुलोस्टन ने क्या कहा था? ग्रेनुलोस्टन और मतलब सच बताए, आज तक एक चीज हमने रिकॉर्ड देखी है, मतलब कि 99% कंडीशन में देखा है, जिनका भी क्लास से सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कभी हमसे कोई सवाल नहीं पूछा क्लास में। आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है मेरा। हो सकता है गलत हुई है, वो पता नहीं क्या कारण उसका है, कभी कोई सवाल नहीं पूछा। और मैं ये बात बहुत मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, मतलब ईमानदारी से सीरियसली बोल रहा हूँ, उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। क्योंकि अब ध्यान से क्लास में सुन लेंगे तो उसके बाद सवाल पूछने की गुंजाइश कोई बचती नहीं। ध्यान सुनिए, तो ध्यान सुन ही नहीं रहे तो क्या लिखा आपने? क्या लिखा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान निर्माता न्यायपालिका को अत्यधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता देना चाहते थे। संविधान निर्माता न्यायपालिका को अत्यधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता देना चाहते थे।
स्वायत्तता और स्वतंत्रता अंडरलाइन. Even Constituent Assembly was emphasizing over autonomy and independence of judiciary. अत्यधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता देना चाहते थे, इसीलिए संविधान में यह उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे वह आवश्यक समझे. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे वो आवश्यक समझे. इसका मतलब है, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है. यानी इन आर्टिकल 1 to 4 इट इज सेड दैट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विच ही डीम्स फिट. अब उसको जो ठीक लगे वो परामर्श करे. आपको याद है कि हमारी पूरे संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, और राष्ट्रपति अपॉइंट कोई पद कर रहा है तो निश्चित तौर पर मंत्रिपरिषद का सलाह ले ही रहा है. लेकिन न्यायाधीशों के मामले में अपवाद है. न्यायाधीशों के मामले में एक्सेप्शन कैसे है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले सलाह किससे लिया जाएगा? न्यायाधीशों से. ये बहुत बड़ी बात है. हमारे और किसी पदाधिकारी के बारे में अपॉइंटमेंट कैसे प्रोसीजर नहीं है. तो ये अपने आप में, इस वजह से ग्रेनर ऑस्टिन ने कहा कि फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इवन जुडिशरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. वो न्यायपालिका को स्वतंत्रता देना चाहते थे, लेकिन उस स्वतंत्रता देने का मतलब केवल एक एग्जाम्पल नहीं है, और बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जो आगे हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार से. फिर भी इसका मतलब है न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का शक्ति लिमिटेड है. कार्यपालिका की शक्ति को शेयर किया गया है जुडिशरी के साथ. अदरवाइज तो आप देखेंगे कि हमारे